हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे नेपाल ने किया है भारत की जमीन पर अतिक्रमण, सबके सामने बालन शाह ने कबूला। सच क्या है इस बयान के मायने, जिसके बाद मच गया बवाल। जी हां, उसने कहा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी उनकी जमीन कब्जा ली है। जी हां दोस्तों, आखिर अचानक नेपाल के प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया? दोस्तों, क्या है इसकी सच्चाई, क्या है बड़ी जानकारी, साथ ही साथ आपको बताएंगे बांग्लादेशी सेना ने भारत को दिया रातों रात बहुत बड़ा झटका। सैन्य अभ्यास प्रगति से बनाई दूरी नहीं हुआ इसमें शामिल। इसके क्या है मायने दोस्तों? उधर तीस्ता नदी विवाद को लेकर भी चौंका देने वाली जानकारी सामने आ रही है। साथ ही साथ म्यांमार के राष्ट्रपति से मिले एनएसए अजीत डोभाल जी, बताएंगे उनके इनसे मिलने के क्या है मायने दोस्तों। जब अजीत डोभाल जी किसी से मिलते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा खेला जरूर होता है दोस्तों। जानकर आप भी चौंकने वाले हैं। तो वहीं आखिरकार ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने क्यों दिया इस्तीफा? अचानक क्यों लिया ऐसा फैसला दोस्तों? उधर हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का जलवा देखने को मिला। चुनावी सेमीफाइनल में सत्ताधारी कांग्रेस से छीने इतने नगर निगम, क्या रहा कांग्रेस का हाल? और दोस्तों, आज यानी 1 जून से क्या क्या बदल चुका है, जानना है बेहद ही ज्यादा जरूरी। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की कोई जमीन कब्जा ले, ऐसा माई का लाल जन्म नहीं लिया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, चौंका देने वाली अपडेट की, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रविवार को कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अब दोनों देशों को मिलकर इस मामले की जांच करनी चाहिए। बालेंद्र पीएम बनने के 2 महीने बाद पहली बार नेपाली संसद को संबोधित कर रहे थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इस बारे में जानकारी मिली। उनके बयान को लेकर विपक्षी दल अब नाराज हो गए दोस्तों। नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई सांसदों ने मांग किया कि यह बयान संसद की कार्यवाही से हटाया जाए। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री या तो अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करें या फिर दिए हुए अपने बयान को वापस ले ले। जी हां, इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि सीमा पार कब्जा से मतलब नो मैंस लैंड के उन इलाकों से है जहां दोनों देशों के लोग रहकर खेती करते हैं। नेपाल और भारत के बीच काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लंबे समय से सीमा विवाद की तरह देखा जा रहा है। दोनों देश इन इलाकों पर अपना दावा करते हैं जो भारत, तिब्बत और नेपाल के त्रिकोणीय क्षेत्र के पास स्थित है। भारत का कहना है कि ये इलाके उत्तराखंड का हिस्सा हैं। इस मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। विवादित क्षेत्रों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने संसद में कहा कि नेपाल सरकार ने भारत को आधिकारिक तौर पर एक कूटनीतिक नोट भेजा है जिसमें लिपुलेख समेत कई क्षेत्रों पर कथित कब्जे का मुद्दा उठाया गया है। भारत की ओर से इसका जवाब मिल चुका है। इसमें आपसी सहमति से हल की बात हुई है। दोस्तों, नेपाली पीएम ने ऐसा बयान देकर देखा जाए तो सच में बवाल खड़ा कर दिया है दोस्तों। उनके जरिए ये बयान जारी करना बहुत बड़ा विवाद और बवाल का जड़ बनता जा रहा है, क्योंकि किसी के जमीन पर कब्जे करने की बात, वो भी प्रधानमंत्री लेवल का इंसान अगर कर दे तो फिर लाइमलाइट में मुद्दा आ जाता है, जिसके बाद दोस्तों अब इस पर भारत को भी तगड़ा जवाब देना ही पड़ जाएगा। फिलहाल अभी तक भारत का जवाब नहीं आया दोस्तों, लेकिन आज पूरे दिन में कहीं ना कहीं भारत का जवाब इस मुद्दे पर जरूर आएगा। भारत का विदेश मंत्रालय इस पर जवाब जरूर देगा दोस्तों। लेकिन खबरों के मुताबिक जो अभी तक अपडेट सामने आई है, उसके मुताबिक नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने भी शाह से माफी मांगने की मांग की है। नेपाल के कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ता इसकी आलोचना कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों ने इसे खारिज कर दिया है। भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत नीलम्बरा आचार्य ने कांतिपुरा ऑनलाइन मीडिया पोर्टल को बताया है कि बालेंद्र शाह के पास नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किए जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने कभी भी नहीं कहा है कि उसने नेपाल की जमीन को हथियाया है या नेपाल के जमीन पर अतिक्रमण किया है। भारत हमेशा कहता आया है कि हम हमेशा से अपनी जमीन पर हैं, अपने लैंड पर हैं, और जो ये लिपुलेख क्षेत्र का एरिया है दोस्तों, ये पूरा भारत का ही क्षेत्र है। लेकिन भारत ने कभी भी कब्जे का दावा नहीं किया है। लेकिन अब खुलेआम बालेंद्र शाह ने यह दावा करके बहुत बड़ा बखेरा अब खड़ा किया है दोस्तों, जिसका जवाब मिलना तय माना जा रहा है। अब देखते हैं भारत की मोदी सरकार इस पर क्या तगड़ा जवाब देती है दोस्तों। ये देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है? अब नेपाल में बालेंद्र शाह इस्तीफा दो जैसी मांगे उठ
उठती दिखाई दे रही है दोस्तों। कल पूरे दिन यानी संडे पूरे दिन बवाल मचा है नेपाल में। अब या तो बालेंद्र शाह को सबूत दिखाना पड़ेगा या फिर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों? लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भारत कभी भी किसी की जमीन को हथियाता नहीं है, कभी भी किसी की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करता, उल्टा भारत के ही जमीन पर ये पड़ोसी नजरें गड़ाए रहते हैं, मानते हैं कि इनकी जो जमीनें हैं वो अखंड भारत में आती है और वो भारत का ही हिस्सा है, तो सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। अब तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो इस लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा, 1 सेकंड नहीं लगना, अवश्य प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में अखंड भारत लिखना मत भूलिएगा। ऐसे में एक चीज तो तय है दोस्तों, अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो नेपाल के प्रधानमंत्री ये बयान देकर खुद फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद दावा कर दिया है कि नेपाल ने भारत की जमीन को हथियाया है, अतिक्रमण किया है, जिससे कि अब भारत नेपाल को अच्छे तरीके से घेर पाएगा दोस्तों, अच्छे तरीके से उसको जवाब दे पाएगा कि उसने हमारी जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। और इसका जीता जागता सबूत खुद बालेंद्र शाह हैं, यानी अब असली खेला होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें जानकारी ये भी आ रही है कि मात्र 24 घंटों के भीतर ही रास्ते पर आ गया नेपाल। लिपुलेख और काला पानी को लेकर किया अपना रुख साफ। बालेंद्र शाह का लिपुलेख पर नया पैंतरा, भारत संग सीमा विवाद में ब्रिटेन को बनाना चाहता है मध्यस्थ दोस्तों। साथ में इसकी वजह भी बताइए, आपको बता दें। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत के साथ सीमा विवाद पर बयान दिया है। बालेंद्र शाह ने नेपाल भारत के विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने की बात कही है। साथ ही साथ लिपुलेख पर ब्रिटेन की मध्यस्थता की मांग करते हुए इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का पैंतरा भी चल दिया दोस्तों, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए चौंकाने वाली खबर है। भारत ने लिपुलेख पर नेपाल के दावे को पूरी तरीके से खारिज किया हुआ है। वही बालेंद्र शाह इसमें तीसरे देश को मीडिएटर यानी मध्यस्थ बनाकर विवाद को वैधता देने का प्रयास कर रहे हैं। बालेंद्र शाह ने आगे कहा है कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के रास्ते भारत और चीन के बीच व्यापार से जुड़ा एक मुद्दा है। नेपाल ने भारत को आधिकारिक कूटनीतिक नोट भेजा और इसका जवाब भी आया है। हम चाहते हैं कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के विवाद को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाया जाए, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि बालेंद्र शाह अब इस विवाद में ब्रिटेन को मध्यस्थ बनाना चाहते हैं, ताकि वो भारत और नेपाल के बीच का इस विवाद को खत्म कर दे। जबकि दोस्त अब आप ही सोचिए, जब ये क्षेत्र ही भारत का है और भारत 1000 बार कह चुका है कि ये हमारा ही क्षेत्र है, तो अब आप ही बताइए, क्या आप अपनी जमीन पर कभी फैसला करवाने की बात स्वीकारेंगे? जबकि जमीन आपकी है और मुद्दा कोई है ही नहीं, तो फिर जबरदस्ती का किसी को बुला करके हम क्यों मध्यस्थता करवाएंगे या फिर उस मुद्दे पर बात करेंगे? ठीक यही चीज भारत के साथ हो रहा है दोस्तों। नेपाल जानबूझकर इस मुद्दे को बड़ा बनाने का प्रयास कर रहा है, ब्रिटेन को बीच में लाने की बड़ी प्लानिंग रच रहा है, ताकि वो इन क्षेत्रों पर अपना हक जता सके। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां एक और भारत के लिए चौंका देने वाली खबर। बांग्लादेशी सेना ने भारत को दिया झटका, सैन्य अभ्यास प्रगति से बनाई दूरी नहीं हुआ इसमें शामिल। दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत के नेतृत्व में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति से खुद को अलग कर लिया है। अब बांग्लादेशी सेना इस सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होगी। इसे भारत बांग्लादेश तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से भारत बांग्लादेश संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद इसमें थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिली है। लेकिन भारत में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में शामिल न होने का बांग्लादेशी सेना का फैसला चौंकने वाला है। माना जा रहा है कि बांग्लादेशी सेना की पाकिस्तान से नजदीकी इसका एक कारण हो सकता है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक अभ्यास प्रगति में बांग्लादेशी सेना के जवानों की गैर मौजूदगी की पुष्टि करते हुए एक सूत्र ने कहा कि बांग्लादेश सहित लगभग 15 देशों को निमंत्रण भेजा गया था। शुरुआती चरण में बांग्लादेश की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन आखिरकार मेघालय के उमरोई स्थित भारतीय सेना के फील्ड ट्रेनिंग नोड में हो रहे इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए कोई टीम नहीं भेजी गई। यह अभ्यास 18 मई को शुरू हुआ और शनिवार 30 मई को समाप्त हो गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभ्यास प्रगति में कौन कौन से देश फिलहाल शामिल हैं। इसमें भारत, भूटान, कंबोडिया, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और लाओस के 400 से अधिक सैनिकों को एक साथ लाया गया है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि भारत के पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास प्रगति से बांग्लादेश का खुद को अलग कर लेना दोनों देशों के संबंध में आई गिरावट को दर्शाता है। ये तब हुआ है जब भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव है। सीमा पर भारत की बाड़बंदी से बांग्लादेशी सेना और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश भड़की हुई है। कई ऐसे वीडियोस और तस्वीरें सामने आई है जिनमें बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों को भारतीय सीमा सुरक्षा बल और सरकारी अधिकारियों से बहस करते दिखाया गया है। दोस्तों,
वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है तीस्ता नदी विवाद को लेकर। इस विवाद पर अब चीन के पाले में जाने की तैयारी में है बांग्लादेश। भारत के साथ संबंधों की लेने लगा परीक्षा। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान जो है वो चीन का दौरा करने वाले हैं। ये बतौर प्रधानमंत्री उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। ऐसे में तीस्ता नदी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में, सनसनी में आ गया है। बांग्लादेश लंबे समय से इस नदी परियोजना पर भारत से मदद मांगता रहा है, लेकिन अब अचानक अपना रुख चीन की ओर कर लिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने कुछ दिनों पहले अपने बीजिंग यात्रा के दौरान तीस्ता नदी परियोजना में चीन से मदद मांगी थी। अब बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से चीन से तीस्ता नदी बहाली परियोजना में मदद करने का अनुरोध किया है। आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश के इस कदम से भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। वहीं हडसन इंस्टीट्यूट की सीनियर फेलो अपर्णा पांडे ने कहा कि भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी बुनियादी ढांचा निवेश को लेकर नई दिल्ली की असहजता जग जाहिर है। जिनमें से कई पड़ोसी देशों ने ऐतिहासिक रूप से भारत से मदद मांगी है, लेकिन कभी कभी परियोजनाओं को मंजूरी देने या शुरू करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जिसके चलते वे दूसरे देशों की ओर रुख कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, दरअसल भारत और बांग्लादेश में तीस्ता नदी के सूखे मौसम में पानी के बंटवारे को लेकर दशकों पुराना विवाद है और इसे ही तीस्ता जल विवाद कहा जा रहा है। बांग्लादेश शुष्क मौसम में तीस्ता के पानी का 50% हिस्सा मांगता है। 2011 के एक मसौदे के मुताबिक भारत द्वारा 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% पानी देने का प्रस्ताव था। भारतीय संविधान के मुताबिक जल संसाधन राज्य का विषय है। इस कारण पश्चिम बंगाल सरकार अपने किसानों की सिंचाई की आवश्यकताओं का हवाला देकर तीस्ता जल संधि का विरोध करती रही है। हालांकि अब पश्चिम बंगाल में सरकार बदल चुकी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि तीस्ता नदी पर भारत और बांग्लादेश में समझौता हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि तीस्ता नदी में चीन जो है वो क्यों इतना रुचि दिखा रहा है, चीन को क्या है मतलब। तो आपको बता दें, चीन लंबे समय से तीस्ता नदी परियोजना में रुचि दिखाता रहा है। ये नदी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब से गुजरती है। ये 20 किलोमीटर चौड़ी और 60 किलोमीटर लंबी जमीन की एक पतली पट्टी है, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में स्थित ये संकरा रास्ता चौक पॉइंट भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ने वाला एकमात्र जमीनी मार्ग है। ये मार्ग नाकाबंदी और सैन्य खतरों के प्रति काफी संवेदनशील है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें, आज नहीं तो कल भारत इसका करारा और तगड़ा जवाब देगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश की इस परियोजना को भारत के खिलाफ चीन समर्थित एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पूर्वोत्तर में भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है और चीन की रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। ऐसे में भारत के सामने कड़ा जवाब देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। तो देखा आपने दोस्तों कैसे नेपाल भी भारत के साथ संबंध बिगाड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं बांग्लादेश जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है दोस्तों, अब वो पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाता दिखाई दे रहा है। रहमान सरकार को नहीं फर्क पड़ रहा भारत से। अब ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत को एक्शन लेना ही चाहिए और बांग्लादेश को फर्क पड़वा देना चाहिए कि भारत के बिना बांग्लादेश कैसे जीवित रहता है, ऐसा महसूस करवा ही देना चाहिए एक बार, तो आप लोग कमेंट में एक्शन लेना चाहिए जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करते हैं, जहां सुरक्षा और रणनीति पर भारत का बड़ा फोकस। म्यांमार के राष्ट्रपति से मिले एनएस अजीत डोभाल जी। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस अजीत डोभाल जी ने रविवार को म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्वांग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत और म्यांमार रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बैठक में सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। भारत लंबे समय से म्यांमार को अपनी एक्ट ईस्ट नीति का अहम साझेदार मानता रहा है और दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को विशेष महत्व दिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुलाकात भारत म्यांमार संबंधों को नई गति देने के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय को और मजबूत करेगी। दोनों पक्षों ने साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने और संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, $62 अरब खर्च कर कमाई जीरो। जी हाँ, CPEC गलियारा हुआ फेल। आखिर क्यों हुआ ऐसा? एक रिपोर्ट ने खोल दी चीन की असली पोल। दोस्तों, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC, जिसे करीब एक दशक तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर के रूप में प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा था, अब एक ऐसी परियोजना बनकर रह गया है जिसमें अधूरा बुनियादी ढांचा, बढ़ता कर्ज, रुके हुए औद्योगिक क्षेत्र और दोनों देशों के बीच बढ़ती निराशा दिखाई दे रही है। चीन ने CPEC पर $62 अरब से ज्यादा की राशि खर्च की है, जबकि इससे कमाई कुछ
कुछ नहीं हुई है। यूरोपियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज CPEC 2.0 की ब्रांडिंग किसी नई शुरुआत का संकेत कम और एक ऐसी परियोजना को राजनीतिक रूप से बचाने का प्रयास ज्यादा है जो अपने रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रही है। करीब 62 अरब डॉलर मूल्य वाले CPEC के मूल ढांचे में पाकिस्तान भर में फैले राजमार्ग, बिजली संयंत्र, रेल नेटवर्क, बंदरगाह विकास और विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर चीनी वित्त पोषण और निर्माण क्षमता तो हासिल कर ली, लेकिन वो ऐसा औद्योगिक ढांचा तैयार नहीं कर पाया जो लंबे समय तक आर्थिक लाभ दे सके। केवल सड़क और बंदरगाह विकास नहीं ला सकते जब तक वे उत्पादक उद्योगों, स्थिर निर्यात और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था से न जुड़े हों। वहीं आपको बता दें, सिंगापुर में भिड़े चीन और जापान, जिसके पास परमाणु बम वो हमको सिखा रहा है। बता दें किसने किससे क्या कहा। दोस्तों, चीन और जापान में सिंगापुर में आयोजित एक शीर्ष रक्षा सम्मेलन में जमकर बयानबाजी हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे की सैन्य तैयारियों को लेकर आलोचना की। चीन ने जापान पर नव सैन्यवाद का आरोप लगा दिया। इस पर जापान ने पलटवार करते हुए चीन के परमाणु हथियारों के जखीरे और बिना किसी पारदर्शिता के अपने सेना के तेजी से विस्तार करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका ने क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए मित्र देशों के बीच एकता पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। एक दिन पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने शांग्री-ला सम्मेलन में पश्चिमी यूरोपीय सहयोगियों को रक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन न देने के लिए फिर से फटकार लगाई थी, जिसके बाद अमेरिका ने सहयोगी देशों के बीच और अधिक एकता पर जोर दिया है। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर मौजतवा को सौंपा इस्तीफा, दे दिया अपने पद से रिजिग्नेशन। दोस्तों, पूरे ईरान के सिस्टम पर IRGC का राज अब कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि पेजेश्कियान ने अपना इस्तीफा जो है वो सुप्रीम लीडर मौजतवा खामेनेई को सौंपा है। ईरानी राष्ट्रपति ने आरोप लगा दिया कि पूरे देश के प्रशासन पर अब IRGC का कब्जा हो चुका है, अब हमारा कोई काम ही नहीं है, तो अब IRGC को ही देश संभालने दो। जी हाँ दोस्तों, उनके कहने का यही मतलब था। दरअसल ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को सुप्रीम लीडर को भेजे गए अपने इस्तीफे में पेजेश्कियान ने इस बात पर जोर दिया कि देश में बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने की प्रक्रियाओं से राष्ट्रपति और सरकार को प्रभावी रूप से बाहर कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस प्रकार की परिस्थिति में सरकार को चलाना और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करना संभव नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि इस बीच ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौजूदा खामेनेई राष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि इस पत्र ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के भीतर सत्ता को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति का क्लियरली कहना है कि भैया, जब IRGC ही पूरे देश को चला रहा है, हम कोई फैसला ले भी रहे हैं तो IRGC उसको नहीं मान रहा है, IRGC अपनी ही चला रहा है, तो फिर राष्ट्रपति का क्या ही महत्व है। हमें अब अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, ये कहते हुए दोस्तों इस बात को लेटर में लिखते हुए इस रेजिग्नेशन पत्र को मौजूदा खामेनेई को सौंप दिया पेजेश्कियान ने। अब देखते हैं दोस्तों, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मौजूदा खामेनेई उनके इस इस्तीफे को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा, उधर बता दें। वहीं ट्रंप ने दी बड़ी धमकी, कहा ईरान से हम डील के बेहद करीब, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो हम सीधे युद्ध के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इंडिकेशन दिया है कि ईरान के साथ शांति समझौता के करीब हैं, लेकिन अगर वार्ता विफल रहती है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई का विकल्प अपनाएगा। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हम एक बेहतरीन समझौता कर रहे हैं, अन्यथा हम इसे सैन्य रूप से खत्म कर देंगे। हम एक बहुत अच्छे समझौते के करीब हैं और अगर हम इसे सफल बना लेते हैं तो ठीक है, वरना हम सीधे युद्ध के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि अमेरिका वार्ता के माध्यम से समझौता करना पसंद करता है, लेकिन इस बात पर बल दिया कि किसी भी समझौते में परमाणु हथियारों पर सख्त गारंटी शामिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास एकमात्र गारंटी यह है कि परमाणु हथियार नहीं होंगे। वे इस पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि हालांकि सैन्य कार्रवाई एक विकल्प बनी हुई है, लेकिन कूटनीतिक बेहतर विकल्प होगी। उन्होंने रणनीतिक समुद्री मार्गों का उल्लेख करते हुए कहा कि मैं समझौता करना पसंद करूंगा, क्योंकि हस्ताक्षर होते ही हम हॉर्मुज को तुरंत खोल सकते हैं। जी हाँ, उधर आपको बता दें, 5 हेवी पीडी के 2 सीटर फाइटर पर रशिया का भारत को तगड़ा ऑफर, सोर्स कोड तक देने को हुआ राजी। क्या इस डील पर बनेगी बात दोस्तों? रशिया ने अपने 5 हेवी पीडी के सुखोई 57 लड़ाकू विमानों पर भारत को अब नया ऑफर दे दिया है। भारत के साथ डील पर रूस की ओर से सोर्स कोड देने की बात कही गई है। रशिया के 2 सीट वाले 5 हेवी पीडी के लड़ाकू विमान सुखोई 57D ने इसी महीने अपनी पहली सफल उड़ान भरी है। 19 मई को उड़ान के बाद सफल पायलट सरगई बोगदान ने कहा कि ये वेरिएंट निर्यात
ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उनके बयान ने इस उन्नत स्टील्थ विमान कार्यक्रम के दौर में भविष्य में भारत की भूमिका को लेकर अटकलें तेज हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं भारत का 2 सीट वाले सुखोई 57 का विकास विदेशी बाजार की आवश्यकताओं से जुड़ा रहा है। रूसी अधिकारियों ने बार बार निर्यात की मांग को इस कार्यक्रम के पीछे अहम वजह बताया। रशिया ने ग्राहकों में भारत को लगातार ऐसी मांगों के पीछे सबसे संभावित देश के रूप में देखा गया है। भारत की ओर से इन विमानों में कुछ हद तक दिलचस्पी दिखाई गई है। फरवरी 2025 में सामने आई कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और रशिया 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 लड़ाकू विमान के लिए लाइसेंस प्राप्त उत्पादन व्यवस्था की संभावना पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद इस साल जनवरी में चर्चाओं के उन्नत तकनीकी चरण तक पहुंचने की बात सामने आई। इससे संकेत मिलता है कि बातचीत शुरुआती आकलन से आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, नीचे सैनिकों की झड़प तो ऊपर हथियारों की जंग। रशिया यूक्रेन वॉर में कैसे गेम चेंजर बना योल्का सिस्टम। दरअसल रशिया यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से जंग जारी है। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर बम मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। हाल ही में जंग को लेकर रूसी सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी सैनिक योल्का सिस्टम नाम के एक हैंडमेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवाइस का इस्तेमाल कर यूक्रेनी ड्रोन को न्यूट्रलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये घटना इस संघर्ष के बीच पोर्टेबल एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर मॉस्को के बीच बढ़ते निर्भरता को दर्शाता है। रशिया न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्टो की ओर से इशारा किए गए इस फुटेज में एक सैनिक को ऊपर उड़ रहे ड्रोन पर योल्का डिवाइस से निशाना साधते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद ड्रोन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ये घटना युद्ध क्षेत्र में हुई है, लेकिन इसके सटीक जगह का खुलासा नहीं हो पाया है दोस्तों। उधर बता दें, उधर म्यांमार में चीनी सीमा के पास भीषण धमाका, विस्फोटकों से भरी इमारत उड़ी, 55 लोगों की मौत। दोस्तों, म्यांमार के पूर्वोत्तर इलाके में रविवार को हुए भीषण धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों अन्य घायल हो गए हैं। धमाका एक ऐसी इमारत में हुआ जहां खनन कार्यों में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में विस्फोटक रखे गए थे। यह हादसा नामखाम टाउनशिप के कोंगटूप गांव में दोपहर के में करीब जी हां दोस्तों हुआ। वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर ममता बनर्जी को लगा बहुत बड़ा झटका। 80 में से 60 MLA रहे नदारद। जी हां दोस्तों, TMC में दिखी अंदरूनी कलह। ममता की बैठक में नहीं पहुंचे 80 में से 60 विधायक। सियासी हलचल हुई तेज दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद TMC में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर असंतोष और आंतरिक विद्रोह का एक बड़ा ज्वालामुखी फूटा है, जिसने पूर्व CM और TMC चीफ ममता बनर्जी का निशाना साम्राज्य हिला दिया है। दरअसल शनिवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया। रविवार को पूर्व CM ममता बनर्जी ने TMC विधायकों की एक बैठक कालीघाट स्थित आवास पर बुलाई, जिसमें 80 में से 60 विधायकों ने दूरी बना लिया। इस बैठक में केवल 20 विधायक ही पहुंचे, जिसके बाद बंगाल में सियासी पारा हाई होने लगा। CM ममता बनर्जी ने यह बैठक ऐसे समय पर बुलाई है जब पिछले दिनों TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को अराजक तत्वों ने निशाना बनाया। वहीं पूर्व CM ममता बनर्जी ने जो बैठक बुलाई उसमें विधायकों का ना पहुंचना इस बात का क्लियरली संकेत दे रहा है कि पार्टी के भीतर ममता बनर्जी और शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह की पटकथा लिखनी शुरू हो चुकी है। 80 में से केवल 20 विधायकों की उपस्थिति के कारण ममता बनर्जी ने इस बैठक को रद्द कर दिया। इस प्रकरण के बाद TMC इतिहास के सबसे बुरे और गहरे संकट से गुजर सकती है दोस्तों, गुजरती नजर आ रही है। बताया जाता है कि यह बैठक विधायी दल के नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय ने पूर्व CM ममता बनर्जी के आवास पर बुलाई थी। इस बैठक में सांसद और अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले और राज्य में मिली करारी शिकस्त की समीक्षा करना था, लेकिन ममता के ही विधायक उनकी बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे। वहीं इस शर्मनाक स्थिति पर पर्दा डालने के लिए TMC के प्रवक्ता ने इसको कवर देने की कोशिश की। TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने स्पष्टीकरण देते हुए दावा किया कि जो भी विधायक इस बैठक में नहीं शामिल हो सके हैं वो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद विभिन्न विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करने में व्यस्त थे। तो यह झूठी दलील और गैर जरूरी दलील दी गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या है राय, बताइएगा जरूर। वहीं उधर आपको बता दें, हिमाचल में बीजेपी का जलवा, चुनावी सेमीफाइनल में सत्ताधारी कांग्रेस से छीने 2 नगर निगम। जी हां, हिमाचल प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त जलवा देखने को मिला। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस सियासी सेमीफाइनल में बीजेपी ने सत्ताधारी कांग्रेस को तगड़ा बड़ा झटका दिया। रविवार को आए नतीजों के मुताबिक बीजेपी ने कांग्रेस के कब्जे से 2 बड़े नगर निगम छीन लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस इस चुनाव में सिर्फ पालमपुर नगर निगम की सीट ही बचा पाई, जबकि बाकी 3 जगहों पर कमल खिला। यह चुनावी मुकाबला राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इन 4 निगमों के कुल 63 वार्डों में जनता ने वोट डाले थे। फाइनल नतीजों में बीजेपी ने 37 सीटों पर एक तरफा कब्जा किया, वहीं कांग्रेस महज 23 सीटों पर सिमट कर रह गई। इनके अलावा 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। बता दें कि मंडी के बहना वार्ड में कोई उम्मीदवार न होने की वजह से ये वहां मतदान न हो सका था। जी हाँ, वहीं आपको बता दें 1 जून यानी आज से क्या क्या बदल गया। UPI कार टैक्स और सोलर पैनल से जुड़े 5 बड़े बदलाव। दोस्तों, जून महीने की शुरुआत के साथ आम
लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सेवाओं तक दिखाई देगा। ऐसे में 1 जून से पहले इन बदलावों को जानना जरूरी है। पहला है यूपीआई ट्रांजैक्शन में बड़ा बदलाव। आज से जिस किसी को भी आप यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करेंगे उसका असली बैंक रजिस्टर्ड नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ताकि कोई भी आपके साथ स्कैम ना कर पाए। वहीं एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून होगी। जी हां दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए 15 जून अहम तारीख होगी, क्योंकि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है। वहीं मारुति सुजुकी और हुंडई की कारें महंगी होने वाली हैं दोस्तों। मारुति सुजुकी जून से अपने सभी मॉडल्स की कीमतें 30,000 रुपए तक बढ़ा रही है। वहीं हुंडई मोटर इंडिया ने भी अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमतें 12,800 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है दोस्तों। वहीं 1 जून से सोलर पैनल के नियम बदल जाएंगे। 1 जून 2026 से सोलर पैनल लगाने के नियम सख्त होने वाले हैं। सरकार ने तय किया है कि सरकारी योजनाओं, सब्सिडी वाले सोलर प्रोजेक्ट्स और नेट मीटरिंग से जुड़े सिस्टम में अब केवल उन्हीं सोलर पैनल और सोलर सेल का इस्तेमाल किया जा सकेगा जो सरकार की स्वीकृति सूची ALMM में शामिल है। वहीं इसके अलावा सरकार द्वारा हर महीने की 1 तारीख को पेट्रोल और डीजल एवं LPG की कीमतों की समीक्षा की जाती है। ऐसे में 1 जून को ईंधन की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है दोस्तों। आज शाम तक आपको ये सारे फैसले पिक्चर में दिखाई देने वाले हैं, यानी कि लागू दिखाई देने वाले हैं। इन मुद्दों पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।